नर शूद्र पशु नारी, ये सब है ताड़न के अधिकारी। देश के 20 करोड़ से ज्यादा दलित जो दशकों तक शिकार रहे छुआछूत के, अस्पृश्यता के, जिन्हें खारिज कर दिया लोगों ने, जिन्हें भगवान के दर जाने की अनुमति नहीं मिली। लेकिन 21वीं सदी के भारत में एक शक्ति, एक ताकत है जो दूसरों की गंदगी ढोने वालों को सीधे लेकर जा रही है सत्ता के गलियारों में। एक झुग्गी में पली बढ़ी ये दलित महिला देश के प्रधानमंत्री पद की दावेदार है। उनके जैसा दलित समर्थन किसी के पास नहीं है। एक ऐसा वोट बैंक जिसने लोकतंत्र के इतिहास को बदल के रख दिया। दलितों के लिए आज भी दलित की बेटी है और उन्हें यकीन है कि वो एक दिन देश की रानी बनेंगी। जब तक मेरी जिंदगी रहे तब तक बहन कुमारी मायावती जो है मुख्यमंत्री हमेशा के लिए बनी रहे। जो बहन जी ने किया है वो कुछ कोई नहीं कर पाएगा। उनका बनावे है मुख्यमंत्री बनावे है। मेरे वो दिल का टुकड़ा है कि मेरी बहन जी हैं, मेरे इसलिए आए हैं। उनकी बोली सुने ना आए और उनकी भाषा देखा ना सुने ना आए। अपने समर्थकों के लिए वो एक ऐसी नेता हैं जिनके नाम पे कोई विवाद नहीं है। उनके लिए बीएसपी ही मायावती है और मायावती ही बीएसपी है। अपने विरोधियों के लिए वो हमेशा से एक ऐसी ताकत रही है जिनका सही आकलन कभी नहीं हुआ। अगले आधे घंटे में हम देखेंगे कि मायावती, जो कि उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, 2014 के चुनावों में कहां खड़ी हैं। मायावती के 58वें जन्मदिन पर इस साल कोई केक नहीं काटा गया, लेकिन चुनावी साल में शक्ति प्रदर्शन का ये मौका किसी तोहफे से कम नहीं। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में मायावती को सुनने के लिए लाखों की भीड़ जुटी। यहाँ ओबीसी की सूची में शामिल करके लोग कहते हैं कि ये भीड़ मोदी की लखनऊ की रैली से कई गुना ज्यादा थी। सच्चाई ये है कि ये सब नाटक यहाँ बीजेपी व सपा की अंदरूनी मिली जुली एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत ही है। बहन जी का ये मुस्लिम प्रेम 2014 के चुनावी गणित को ध्यान में रखकर ही झलक रहा है। 2007 के चुनाव में मायावती ने ब्राह्मण वोट को तुरुप का इक्का बनाया था। इस बार वो जानती हैं कि अगड़ों का मन बीजेपी की तरफ है, तो वो दलित मुस्लिम वोटों पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रही हैं। शायद इसीलिए उनके उम्मीदवारों की सूची में 18 मुस्लिम हैं। The Sarvjan formula, that formula is almost is all but dead now. If the Muslim go with the BSP will not only be able to retain its tally, it may slightly improve it. And Muslims are not happy with the Samajwadi Party at all after Muzaffarnagar communal riots. उत्तर प्रदेश के 18% मुस्लिम वोटों के आधार पर ही मायावती के धुर विरोधी मुलायम सिंह यादव 2012 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी कर पाए थे। लेकिन तब से अब तक काफी पानी बह चुका है। लगातार कमजोर होती कानून व्यवस्था, दर्जनों सांप्रदायिक दंगे और मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश की नाकामी में मायावती को अपने लिए संभावनाएं नजर आने लगी हैं। आखिर माया का गणित क्या है? मायावती का जो कंट्रोल था वो बहुत सख्त था। एक जगह कहीं मामूली सा फसाद हुआ हो तो बताइए। मौजूदा लोकसभा में उत्तर प्रदेश की 80 में से 20 सीटें बीएसपी के पास हैं। हाल के सर्वे में यूपी में बीजेपी की 40 से 50 सीटों के साथ वापसी के साथ साथ बीएसपी को महज 8 से 14 सीटें मिलने का अनुमान जता रहे हैं। तो क्या इन आंकड़ों से मायावती किंग मेकर बन सकती हैं? दिल्ली के लुटियन जोन में 3 बंगले और आय से अधिक संपत्ति के मुकदमों की वापसी के बावजूद कांग्रेस के साथ गठबंधन से फिलहाल माया इनकार कर चुकी हैं। तीसरे मोर्चे की कहानी अलग है। यहाँ हर नेता पीएम बनना चाहता है और तो और इस मोर्चे में माया के कट्टर विरोधी मुलायम सिंह भी मौजूद हैं। ऐसे में मायावती के लिए यहाँ भी गुंजाइश कम ही नजर आती है।
उधर बीजेपी को भी उल्टा पुल्टा बोलने में वो नहीं हिचक रही हैं। बीजेपी का मतलब बी से बहुत और जे से ज्यादा तथा पी से पाप, अर्थात बीजेपी का पूरे देश में बहुत ज्यादा पाप का घड़ा भर गया है। लेकिन ये सब समय के साथ बदल सकता है। इतिहास गवाह है कि जरूरत पड़ने पर मायावती के लिए कोई भी अछूत नहीं है। बीजेपी के साथ वो 3 बार गठबंधन कर चुकी हैं। यहाँ तक कि एक बार वो मुलायम के साथ सरकार में रह चुकी हैं। टाइम मैगजीन उन्हें लखनऊ की रानी कह चुकी है। फोर्ब्स उन्हें दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल कर चुकी है। ऐसे व्यक्ति को देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठाकर, लेकिन भारतीय मीडिया से माया की दूरी जग जाहिर है। उनकी सोच है कि मीडिया पर बड़ी पार्टियों का नियंत्रण है और वो दलित विरोधी हैं। मायावती सीधे सवालों से चिढ़ जाती हैं। आपको उम्मीद है क्या मुख्य के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती, आप लोग जनता से पूछे। ब्रांड मायावती के कमजोर पड़ने की खबरों से माया तिलमिला उठती हैं। उन्हें डरा हुआ तानाशाह बताने वाली विकीलीक्स 2011 में उनके गुस्से का शिकार हो चुकी है। विकीलीक्स के मालिक को उसके देश की सरकार से उसे पागल खाने में भिजवाने के लिए आग्रह करती हूँ, और यदि इस व्यक्ति को रखने के लिए उसके देश के पागल खाने में जगह नहीं बची है तो मैं फिर इस व्यक्ति को यहाँ अपने प्रदेश के आगरा के पागल खाने में भेजने की भी वहाँ की सरकार को सलाह देती हूँ। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन की अपनी सरकार को गिरा दो। मायावती शब्दों की बाजीगरी खूब जानती हैं। उन्हें सियासत की तालीम देने वाले कांशीराम ने पहली बार 1977 में मायावती को बोलते सुना था और उन्हें मायावती में अपनी झलक नजर आई थी। एक ऐसा नेता दिखा था जो दलित उत्थान के लिए कुछ भी कर गुजरने को बेताब हो। मुझे ऐसा लगा कि अगर इनको मौका दिया जाए आगे बढ़ने के लिए तो राजनीति में ये काफी आगे बढ़ सकती है। तो जो राजनीति में बढ़ने की जो खूबियां हैं तो वो कुछ खूबियां मुझे उनमें नजर आई। कांशीराम क्रांति चाहते थे और दलितों के बर्बर शोषण वाला उत्तर प्रदेश उनकी कर्म भूमि बन गया। 1984 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। कांशी राजनीति गुस्से और बदले की राजनीति थी। तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। हमें स्वीकारना ही जवाब नहीं है, हमें सियासी शक्ति चाहिए। ये शक्ति ही चाबी है सत्ता की, दलित उत्थान की। भले ही मौका परस्त बनो लेकिन सत्ता हासिल करो। अपने राजनीतिक गुरु की तरह ही मायावती का भी एक ही मंत्र है, सत्ता। 1985 के चुनाव में साइकिल पर सवार 29 साल की मायावती ने वो कर दिखाया था जिसकी कल्पना किसी दलित महिला ने कभी नहीं की थी। कहते हैं माया ने एक अधिकारी को थप्पड़ मारा था और उन्हें जेल जाना पड़ा था। एक बार डीएमए इलेक्शन चल रहा था तो वहाँ इनके एसडीएम ने कुछ बदतमीजी करी लोगों के साथ, तो उसमें ये पहुंची वहाँ और फौरन शी स्लेप्ट टू दैट एसडीएम और उसने कहा कि मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। तो ये बोली जब तुम जेल भेजोगे मुझे मैं तभी असली नेता बनूंगी, तो मैं जेल भेजने से कभी नहीं डरती। लोग कहते हैं कि दरअसल बीएसपी का जन्म 1985 में बिजनौर में हुआ। इस चुनाव में मायावती तीसरे नंबर पर आई थी, लेकिन 1989 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने बिजनौर की सभी 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 3 सीटों पर जीत दर्ज की। इतना ही नहीं, बाकी 4 पर वो दूसरे नंबर की पार्टी रही। Begins as a social movement, as a very strong movement from below, which is very successfully harnessed by Kanshiram. 80 और 90 के दशक बीएसपी के उत्थान के दशक रहे। संभ्रांतता से ग्रसित उच्च जातियों वाली कांग्रेस ने पिछड़ों और दलितों के इस राजनीतिक आंदोलन को खुद ही जगह दे दी। इस बीच मुलायम पिछड़ों के नेता के तौर पर उभरे, लेकिन बीएसपी की पकड़ दलितों पर कमजोर नहीं हुई। 1993 तक बीएसपी इतनी मजबूत हो गई कि मुलायम को सत्ता में उसे भागीदार बनाना पड़ा। हर राजनेता की जिंदगी में एक ऐसी घटना जरूर होती है जो उनके पूरे जीवन को बदल डालती है। 2 जून 1995 का गेस्ट हाउस कांड मायावती के जीवन की वो घटना है। दरअसल मायावती ने मुलायम सिंह यादव से समर्थन वापस ले लिया था। बीजेपी के सपोर्ट के साथ उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा था।
गुस्से में बौखलाए समाजवादी पार्टी के लोगों ने मायावती पर इस लखनऊ के गेस्ट हाउस पे उन पे अटैक किया, उन पे हमला बोला। मायावती का कहना है, उनका दावा है कि उस दिन मुलायम के लोग उनको मार देना चाहते थे। They surrounded the place, beat them up, black and blue. All those BSP MLAs who were holding a meeting. And she locked herself inside a room, and they tried to get the room opened by telling her that they wanted to talk and all that. Good for her that she didn't. इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के राजनीतिक रण में मायावती शायद पिछड़ जाती, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो एक सियासी योद्धा हैं, जो महज यूपी की पहली दलित मुख्यमंत्री ही नहीं, दलित सेना की कमांडर भी हैं। BJP promptly jumped in to extend support, saying, "Okay, we want to get Mulayam out, so we'll get her in." Little realizing that she gave them a kick later. मजबूत वोट बैंक के दम पर मायावती ने 2005 में सबसे बड़ा सियासी दांव खेला। बीएसपी बहुत मजबूत थी, कांशीराम की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन माया के पास आंसू बहाने का वक्त नहीं था। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त वकील सतीश चंद्र मिश्र को अपना राजनीतिक सलाहकार बनाया और बीएसपी में ब्राह्मण जोड़ो अभियान का ताना बाना बुना। इस नए ताने बाने से बहुजन समाज पार्टी का सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा निकला। हमारी पार्टी तो इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच के मुताबिक चलकर यहाँ जाति के आधार पर बनाई गई गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था को बदल के यहाँ समता मूलक समाज व्यवस्था बनाना चाहती है, जो देश व सब समाज के हित में है। पहचान में परिवर्तन के बाद बीएसपी ने उच्च जातियों तक पहुंचना शुरू किया। नए सामाजिक समीकरणों की लहर पर सवार बीएसपी ने 2007 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल किया और मायावती चौथी बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी, इस बार अकेले अपने दम पर। मायावती सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। एक वक्त ऐसा भी आया जब मायावती को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर भी देखा जाने लगा। ये मौका था जुलाई 2008 का, जब अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील पर वाम दलों ने मनमोहन सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। चर्चा थी कि अगर सरकार विश्वास मत हारती है तो मायावती की अगुवाई में नई सरकार का गठन हो जाए। मायावती का जन्म बादलपुर में एक जाटव परिवार में हुआ। उनकी मां रामरती देवी अनपढ़ थीं और पिता प्रभुदास डाक विभाग में क्लर्क थे। उन्होंने मायावती का नाम चंदावती रखा था। बादलपुर में माया के पड़ोसियों का कहना है कि ये परिवार आमतौर पर धार्मिक समारोह से दूर रहता था। न उन्होंने कभी लठूरी मंडवाई, न कभी मावस करी, न किसी को भूत पूजा, कुछ नहीं करते थे। कुछ दिनों बाद ही माया का परिवार बादलपुर से दिल्ली के झुग्गी इलाके इंदरपुरी आ गया। जहां रहते हुए माया ने जल्द ही समझ लिया कि गरीब और मजबूर परिवार में लड़की होने के क्या मायने होते हैं। अपनी आत्मकथा में माया ने लिखा है, मेरे पिता को लगता था कि उनके पुत्र ही उनका भविष्य हैं और उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हालांकि मैं पढ़ाई लिखाई में सबसे तेज थी, लेकिन मेरे पिता ने मेरी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया और मुझे सरकारी स्कूल भेज दिया गया। कम उम्र में ही मायावती स्कूल टीचर बन गई। परिवार को एक सहारा मिला, लेकिन मायावती ने अपनी कमाई पिता को देने से साफ मना कर दिया। माया के पिता इस पैसे को उनके दहेज के लिए बचाना चाहते थे। माँ से भी बोल दिया उन्होंने, तो तुम मेरे बारे में कुछ मत चिंता करो, मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, तो मैं अपने आप देखूंगी। कहा जाता है कि सितंबर 1977 में एक कार्यक्रम में मायावती ने हरिजन शब्द का इस्तेमाल करने पर जनता पार्टी नेता राज नारायण को खूब खरी खोटी सुनाई थी। इस कार्यक्रम में कांशीराम भी मौजूद थे। उधर मायावती के माता पिता को उम्मीद थी कि मायावती आईएएस बनेंगी, लेकिन माया ने साफ कर दिया कि कांशीराम के आंदोलन से जुड़ेंगी, जिन्हें माया मान्यवर कांशीराम बुलाती थी। मान्यवर कांशीराम जी को मैं अपना गुरु मानती हूँ, वो मुझे अपना शिष्य मानते हैं। हमारे रिलेशन एक गुरु और शिष्य के हैं, लेकिन अब लोगों के मुंह नहीं पकड़े जाते। हमारा मकसद है बहुजन समाज को अपने पैरों के ऊपर खड़ा करना, इस मकसद में हम लोग लगे हैं।
ये जिंदगी का एक पहलू था। दूसरा पहलू ये है, मुख्यमंत्री रहते हुए स्मारकों, कांशीराम और अपनी प्रतिमाओं पर 5,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च। कुछ लोग इसे अहंकार उन्माद का नाम देते हैं, लेकिन मायावती इसे इतिहास में अपनी जगह सुरक्षित रखने और दलित विरासत को सहेजने का काम बताती हैं। जो मनुवादी पार्टी के लोग थे, जब हमें मौका मिला तो हमने अपने इतिहास को बरकरार रखने के लिए हमने ऐसा स्टेप लिया। मुख्यमंत्री रहते हुए 2011 में मायावती ने करीब 700 करोड़ की लागत से तैयार दलित पार्क का नोएडा में उद्घाटन किया। ये वही वक्त था जब उनके ही राज्य के एक हिस्से गोरखपुर में 500 से ज्यादा बच्चे दिमागी बुखार से दम तोड़ रहे थे। माया पर सतही प्रतीकवाद और भ्रष्टाचार के चौतरफे आरोप लगने लगे। मायावती जी का जादू का हाथी पैसा खाता है, लोगों का पैसा खाता है, गरीबों का पैसा खाता है। Amount of money what has spent on this government has spent on stones, marbles and statues. If we could stop all that, if we could manage that fund, divert to education, divert to computer, we can easily do it. माया को सबसे बड़ा झटका 2011 में लगा, जब उनके करीबी बाबू सिंह कुशवाहा ने माया पर 6,000 करोड़ के NRHM घोटाले का आरोप लगाया। इन आरोपों ने 2012 के विधानसभा चुनाव में मायावती को सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन सत्ता से बाहर या सत्ता में, बहन जी के जन्मदिन के मौके पर बहुजन समाज आंदोलन का सालाना जलसा जरूर होता है। बहन जी की दलित उत्थान की राजनीति और उनकी बेशुमार दौलत में आखिर क्या मेल है? ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जो ब्रांड मायावती को हमें समझने में मदद करता है। उनकी निजी घोषित संपत्ति 111 करोड़ की है। उनका नाम देश के सबसे अमीर नेताओं में गिना जाता है, लेकिन उनका जो वोटर है वो देश के सबसे गरीब तबके से आता है। 2014 के चुनावी समर में माया की समस्या राहुल गांधी है ही नहीं। दरअसल अपनी स्थापना के 30 साल बाद भी उत्तर प्रदेश के बाहर बीएसपी का वोट बैंक नगण्य है। मायावती ही पूरी पार्टी है। दूसरे पायदान के या स्थानीय नेताओं का कोई वजूद ही पार्टी में नहीं है। हालांकि मायावती कहती हैं कि बीएसपी एक आंदोलन है, राजनीतिक दल नहीं। लेकिन क्या आंदोलन की धमक खत्म हो रही है? 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी वोट बैंक में जाटों का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ नजर आया था। इसके बावजूद बहन जी की नजर अब दिल्ली पर है। यहाँ 18 करोड़ की आबादी रखने वाले उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बन सकती है, तो फिर ये दलित की बेटी अपने देश की प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकती है? 2014 के चुनावी समर में उतरते वक्त मायावती का लक्ष्य साफ है। हर बार बदलती उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन को बीते 30 सालों में मायावती ने अच्छे से समझा है और इसी जमीन से उभरकर वो देश की पहली दलित प्रधानमंत्री बनने के सपने बुनती रही हैं। भले ही इस बार समीकरण अनुकूल ना हो, लेकिन माया जानती है कि ये आखिरी चुनाव नहीं है।